हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग अच्छा कर रहे होंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं। ठीक है बच्चों। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इससे पहले जो हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ था तो उसी के आगे बढ़ेंगे हम, जिसमें आज हम बेसिकली प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्लांट किंगडम के अंदर आती हैं, उन सब चीज़ों को हम इसमें थोड़ा पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं इस पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें हम मेनली पढ़ेंगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रहेगा कि प्लांट किंगडम क्या है, और उसके अंदर जो चीज़ें रहेंगी जैसे कि एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है, ठीक है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आएंगी। ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को बेसिकली हम समझने वाले हैं आज की क्लास में। ठीक है। अब ये चैप्टर पूरे तरीके से प्रीवियस चैप्टर से लिंक है, क्योंकि बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में हमने जो है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये तीन चीज़ें तो पढ़ी ली थी। ठीक है। उसके आगे का प्लांटी और एनिमेलिया जो था वो रह गया था हमारा, उसमें क्योंकि ज़्यादा डिटेल्स थी नहीं। तो अब ये जो चैप्टर है प्लांट किंगडम, इसमें हम मेनली उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो प्लांट किंगडम में क्या करा गया था, बेसिकली सभी तरीके के जो प्लांट्स थे उनको रखा गया था। ठीक है। तो कौन कौन से अभी हमने बोला कि किन किन को रखा गया है। एल्गी है, ब्रायोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स है एंड जिम्नोस्पर्म। ठीक है। तो ये सब चीज़ें किसके अंदर रखी गई हैं, प्लांट किंगडम के अंदर रखी गई हैं। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले तो प्लांट किंगडम की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं जो R H विटेकर जी थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। ठीक है ना। क्योंकि अलग अलग टाइप के सिस्टम थे क्लासिफिकेशन के। 2 किंगडम आया, फिर 3 किंगडम आया, देन 4 किंगडम, फिर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया। ठीक है। तो इन्होंने इसको क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया था, और जिसमें इन्होंने क्या करा था, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या करा था, प्लांट किंगडम में रखा था। ठीक है। ठीक है बच्चों। तो उसमें इन्होंने क्या रखा था, प्लांट किंगडम में रखा हुआ था। ठीक है। तो कौन कौन से 5 किंगडम दिए थे इन्होंने, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया, ये 5 किंगडम इन्होंने दिया हुआ था। ठीक है। कैरोलस लीनियस जी जो थे उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था स्टार्टिंग में, इज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी बोला था इन्होंने। ठीक है। अब आ जाता है इसमें क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में हम सभी जानते हैं कि क्यों ज़रूरत पड़ती है क्लासिफाई करने की, ताकि हमें क्या रह सके, चीज़ों के प्रति आसानी हो के, एक हायरार्किकल जो हायरार्की है वो बनी रहे और हम चीज़ों को अच्छे तरीके से डिवाइड कर सकें। ठीक है। ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, उसमें जो वेरियस टेक्स हैं उसमें उन सबको डिवाइड करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है। जिसमें आपके अलग अलग क्लासेस है, जैसे फैमिली, जीनस, स्पीशीज, किंगडम, ऑर्डर, ये सब चीज़ें। ठीक है। ठीक है। अब अगर हम आते हैं टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन में, चलिए टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें अलग अलग टाइप की क्लासिफिकेशन है, जैसे आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन, फाइलोजेनेटिक, न्यूमेरल टेक्सोनॉमी, साइटोटेक्सोनॉमी और कीमोटेक्सोनॉमी। ठीक है। तो इन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा सा देखेंगे अच्छे तरीके से। तो अगर हम बात करें इनके टेक्सोनॉमी की, जो अलग अलग तरीके की टेक्सोनॉमी है, आर्टिफिशियल सिस्टम पे आते हैं हम सबसे पहले। तो अगर मैं आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करूं, तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में क्या किया गया था, इसमें आर्टिफिशियली बांटा गया था। आर्टिफिशियली का मतलब क्या है कि इन्होंने क्या करा था कि जो सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजी है उसको लिया था। ठीक है। मतलब ऊपर ऊपर की जो करेक्टर्स हैं, दिखने वाले जो करेक्टर्स हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नॉन इवोल्यूशनरी फीचर, इसमें इवोल्यूशनरी फीचर्स को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है। तो कहने का मतलब है इसमें सिर्फ जो सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स है सिर्फ उनको लिया गया था। कहने का मतलब क्या है कि पत्ते कितने हैं, पत्तों का शेप कैसा है, ठीक है, पत्तों का कलर कैसा है। अगर मैं लीफ की बात कर रही हूँ तो उसमें लीफ का जो कलर है वो कैसा है। ठीक है। तो ये चीज़ें इन्होंने ली थी। ठीक है। तो आर्टिफिशियल में क्या करा था इन्होंने, तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है ये दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था लीनियस के द्वारा। ठीक है। किसके द्वारा दिया गया था, लीनियस के द्वारा दिया गया था। ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली किया क्या था, जो आर्टिफिशियल जो सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, ठीक है, मॉर्फोलॉजी में इन्होंने क्या करा। अगर मैं मॉर्फोलॉजी की बात कर रही हूँ, मैंने बोला कि जो मॉर्फोलॉजी है उसको लिया है इन्होंने, लिखा है ना, मॉर्फोलॉजी को लिया है, जिसमें इन्होंने क्या करा, अकॉर्डिंग टू देयर नंबर, नंबर लिए हैं।
दूसरा सिचुएशन ऑफ द स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा रादर देन देयर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, इस चीज़ को ध्यान में नहीं रखा इन्होंने। तो अगर मैं मॉर्फोलॉजी की बात करूँ तो इन्होंने क्या करा, एक ली वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी, ठीक है, दूसरी क्या कर ली इन्होंने, सेक्सुअल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो वेजिटेटिव मॉर्फोलॉजी, अब इसके अंदर तो वो सारी चीज़ें आ जाएंगी ना, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, तो ये सब चीज़ें इसके अंदर आ जाएंगी। और अगर मैं सेक्सुअल की बात करूँ तो इसके अंदर आ जाएंगे आपके जैसे एंड्रोशियम, गाइनोशियम है तो उनके कैरेक्टर्स, ठीक है। अगर एंड्रोशियम की मैं बात कर रही हूँ तो उनके कैरेक्टर्स, ठीक है, उनके क्या आ जाएंगे, कैरेक्टर्स, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि बेसिकली इन सब चीज़ों को एक जैसा ही मान लिया, ठीक है। तो इन्होंने ये बोला कि भाई अगर एक प्लांट है, सपोज एक ट्री है, एक पौधा है, उसकी पत्ती इतनी चौड़ी है, ठीक है, और दूसरे की पत्ती इतनी पतली है, मतलब पतली है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो इन दोनों में डिफरेंस है। तो इन्होंने क्या बोल दिया कि जो लीफ है उसके शेप में क्या है, डिफरेंस है, ठीक है। अब मान लो कि एक ब्रांच ले ली, इसमें सपोज 5 लीफ है, 4 लीफ आ गई, दूसरी ब्रांच में कितनी, 3 है, तो ये भी एक डिफरेंस काउंट हो गया, ठीक है। तो इस हिसाब से उन्होंने क्या कर दिया, बांटना शुरू कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होता है कि जो आपके एक्सटर्नल फीचर्स हैं वो एनवायरमेंटल से भी क्या रहते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं, ठीक है। अब जो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स होते हैं या जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं वो क्या होते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से क्या होते हैं, अफेक्टेड रहते हैं। जैसे हम जानते हैं कि जो लीफ है, लीफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, जगह जगह पर वेरी करता है ना। जैसे जो क्या कहते हैं, डेजर्ट वाले जो प्लांट्स हैं वहाँ पर लीफ क्या हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है। तो और जो ऐसे एरियाज है जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है वहाँ पर लीफ का स्ट्रक्चर अलग होता है, ठीक है। मतलब अगर मैं एक ही पौधा लूँ, एक ही स्पीशीज़ का, मतलब मैं अगर एक पौधा लूँ उसको मैं अलग अलग कंडीशन में डालूँ, मतलब एक पौधा है उसको मैं टाइम से खाद भी दे रही हूँ, पानी भी दे रही हूँ, तो उसकी ग्रोथ क्या होगी, ठीक होगी, वो अपने नॉर्मल साइज में उसकी पत्तियाँ ग्रो करेंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसी प्लांट में खाद पानी वगैरह डालना बंद कर दूँ, उसमें वाटर की स्कार्सिटी कर दूँ, तो उसमें क्या होगा, ग्रोथ ढंग से नहीं हो पाएगी, पत्ती ग्रो नहीं कर पाएगी ढंग से। तो वो क्या हो गया कि एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो इन्होंने इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया था, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा था कि दोनों को इक्वल वेटेज दे दी थी, जो वेजिटेटिव है उसको भी और सेक्सुअल को भी इक्वल वेटेज दे दी थी दोनों में। जबकि जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, वो ज़्यादा मतलब ये कह सकते हैं कि जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके समय के साथ चेंज नहीं होते, मतलब उसका एनवायरमेंटल कंडीशन से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो एक्सटर्नल फीचर्स हैं वो क्या हो जाते हैं, एनवायरमेंटल कंडीशंस की वजह से क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो इसमें इसमें इसका जो नुकसान हुआ वो क्या हुआ कि एक ही स्पीशीज के प्लांट्स को इन्होंने अलग अलग कर दिया, ठीक है। एक ही स्पीशीज का प्लांट था, मतलब एक ही पेड़ है, पौधा है, एक ही पौधा है। अब कुछ कंडीशन में ऐसा एरिया था जहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ रही थी, पानी की कमी थी, तो वहाँ पर उसका स्ट्रक्चर अलग था। और दूसरी ऐसी जगह थी जहाँ पर बारिश अच्छी हो रही थी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, तो वहाँ पर उसके लीफ के स्ट्रक्चर में चेंज था। दोनों जगह की लीफ को जब देखा गया तो वो अलग अलग थी, तो उन्होंने क्या कर दिया, लीफ के आधार पर ही उनको अलग अलग बांट दिया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसे बहुत सारे आई चीज़ें जिसमें क्या हुआ कि सेम ही स्पीशीज के प्लांट भी अलग अलग कर दिए गए, ठीक है। तो ये ढंग से हो नहीं पाया था, ठीक है। फिर सेकंड आ जाते हैं हम नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम की मैं बात करूं, ये दिया गया था आपका बेंथम एंड हुकर के द्वारा, ठीक है। ये दिया गया था किसके द्वारा, बेंथम एंड हुकर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा था, ये था नेचुरल एफिनिटीज पे बेस्ड था, ठीक है। जो नेचुरल चीज़ें हैं उन पर बेस्ड था, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने उन कैरेक्टर्स को लिया था जो चेंज नहीं होते, ठीक है, मतलब मॉर्फोलॉजी पर भी बेस्ड था, ठीक है। तो ये क्या था, इन्होंने क्या करा था, बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। तो इन्होंने कहा था कि क्या होगा, जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या रहेंगे, जो कॉमन एंसेस्टर है उनसे डिसेंडेंट रहेंगे, यानी कि जो उनके कैरेक्टर्स हैं वो उनके
जो भी एंसेस्टर रहेंगे उनसे मिलते जुलते रहेंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने लिया था, बेंथम एंड हुकर ने क्या करा था, जो नेचुरल एफिनिटीज हैं उन्हीं को लिया था। तो इन्होंने क्या किया, मॉर्फोलॉजी तो ली इन्होंने, इनके जो जो सिस्टम था क्लासिफिकेशन का बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी पर तो बेस्ड था ही, बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी पर तो बेस्ड था ही। तो इन्होंने क्या करा था, एनाटॉमी, एनाटॉमी पर भी बेस्ड था। तो ये कुछ कुछ चीज़ें थी कि सिर्फ एक्सटर्नल फीचर ही नहीं लिए थे इन्होंने, ठीक है। आर्टिफिशियल वाले ने क्या किया था, सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को लिया गया था, ठीक है। तो नेचुरल सिस्टम में लिए तो उनके फीचर ही थे, लेकिन हर एक साइड को मतलब ये कह सकते हैं देखा था उन्होंने, ठीक है। तो उन्होंने उसकी मॉर्फोलॉजी को भी देखा, उन्होंने उसकी एनाटॉमी को भी स्टडी किया, फिर उन्होंने क्या करा, जो उसके अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेलुलर लेवल पर जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर उनको भी देखा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें आगे बढ़े, अल्ट्रा स्ट्रक्चर हो गया, फिर क्या कहते हैं, एम्ब्रायोलॉजी हो गई, एम्ब्रियो डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है, कैसे हो रहा है, फाइटोकेमिस्ट्री, ठीक है। ये सारी चीजें उन्होंने देखी, ठीक है। ये सब सब चीज़ें उन्होंने देखी। तो उन्होंने ये देखा कि एनाटॉमी उनकी सिमिलर है या नहीं है, मॉर्फोलॉजिकल कितना सिमिलर है, एनाटॉमी कितनी सिमिलर है, जो उनके सेलुलर लेवल पर स्ट्रक्चर हैं कितने सिमिलर हैं। एम्ब्रियोलॉजी आप सब जानते हैं, जो स्टडी करते हैं हम एम्ब्रियो डेवलपमेंट की, ठीक है, उन सबको स्टडी किया, ठीक है। फाइटोकेमिस्ट्री की केमिकल्स कितने सेम हैं, जो केमिकल कंपोजिशन है या जो रिलीज कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों को उन्होंने देखा, ठीक है। उसके बाद इनका क्लासिफिकेशन आया, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले उसमें, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में क्या था, इसमें क्या हुआ, फाइलोजेनेटिक सिस्टम, ठीक है। तो फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या हो गया भाई, जिसमें क्या रहता है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी जाती है। फाइलोजेनिक का मतलब तो यही है कि इवोल्यूशनरी हिस्ट्री देखी जाएगी कि वो कहाँ से इवॉल्व हुआ है, ठीक है, उसके एंसेस्टर्स क्या है। तो इसका जो मेन रिलेशन है किससे, आपका इवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री, ठीक है, ठीक है ना, कि कोई एक कॉमन एंसेस्टर होगा, फिर उससे दो निकले होंगे, ये इस तरीके से जैसे ये डायग्राम बना हुआ है कि भाई ये एक कॉमन एंसेस्टर है, इससे स्पीशीज 3 भी डेवलप हुई, और यहाँ से आप देख सकते हैं 2 के लिए भी जा रहा है, फिर ये 2 है, इससे स्पीशीज 1 स्पीशीज 2, तो ये जो है ये कॉमन एंसेस्टर है 1 2 3 के लिए। तो ये है फाइलोजेनी जिसको हम बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें उन्होंने देखी, ठीक है। तो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन में क्या आया, मेनली आया एक इवोल्यूशनरी एंसेस्ट्री के ऊपर ध्यान रखा जाता है इसमें, ठीक है। दूसरा एक चीज़ और ये दिया था आपका एंगलर एंड प्रेंटल ने, लिख देते हैं हम ये, कि जो दिया था किसने दिया था, आपका एंगलर एंड प्रेंटल, ठीक है। एंगलर है, ठीक है, किसने दिया था, ये एंगलर एंड प्रेंटल ने, ठीक है। इन दोनों ने ये दिया था, ठीक है। तो इन्होंने ये दिया था, ठीक है। तो इसमें हमने कहा कि हमें क्या देखने को मिला है कि जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री है वो किस तरीके से काम कर रही है, ठीक है ना, कि जो ऑर्गेनिज्म है जितने भी टेक्सा से आते हैं, जो मतलब जो भी सेम टेक्सा से आ रहे हैं, यानी कि जो हमने जो कैटेगरीज उनको बनाई है, जब हमने उनको टेक्सा में प्लेस किया है, तो जितने भी जो भी ऑर्गेनिज्म एक टेक्सा में है, सेम टेक्सा में है, उनका एक कॉमन एंसेस्टर होगा, ठीक है। तो ये फिर एक्सेप्ट भी किया गया, क्योंकि इसमें इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है कि भैया ये ऑर्गेनिज्म कहीं से आया, तो इसका कोई ना कोई कहीं से तो ये इवॉल्व हुआ होगा, इससे पहले इसके पेरेंट कौन थे, ये कितना इवॉल्व हुआ, कहाँ से इवॉल्व हुआ, तो ये सब चीज़ों को उसमें स्टडी किया जाता है, ठीक है, इवोल्यूशन बेसिस, ठीक है। अब आ जाती है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ठीक है। अब मैं अगर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की बात करूँ, तो इसमें क्या करा था, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में क्या था, इसमें मेनली मदद ली गई थी किसकी, जैसे कंप्यूटर वगैरह की, ठीक है। तो ये कह सकते हैं यहाँ पर न्यूमेरिकल मेथड्स को इसमें इन्वॉल्व किया गया था। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि कंप्यूटर की मदद से किया जाता है, डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इसमें क्या करा जाता है कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब को क्या कहते हैं, नंबर्स या फिर जो कोड्स होते हैं, सभी कैरेक्टर्स को वो प्रोवाइड कर दिए जाते हैं, ठीक है, और हर कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या करा गया था,
हाँ, तो इक्वल वेटेज शुड बी गिवन टू ऑल कैरेक्टर्स, जितने भी कैरेक्टर हैं उन सबको क्या करा था, इक्वल वेटेज दी गई थी। ठीक है, और हर कैरेक्टर के को क्या कर दिए गए थे, नंबर दिए गए थे। ठीक है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर नंबर, ठीक है, एंड कोड्स, नंबर एंड कोड्स, ठीक है, गिवन टू ऑल कैरेक्टर्स। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ कि कंप्यूटर में आपने इन्फॉर्मेशन डाल दी, मतलब सारे कैरेक्टर लिए, उन सब कैरेक्टर्स को क्या दे दिए, नंबर दे दिए। ठीक है, अलग अलग नंबर, किसी को 1 दे दिया, किसी को 2 दे दिया, किसी को 3 दे दिया। ऐसे लीफ का, इस कैरेक्टर को भाई लीफ चौड़ी है या पतली है, लंबी है या छोटी है, ये वाले जो कैरेक्टर्स थे जितने भी, वो क्या करा उन्होंने, उसको नंबर्स दे दिया अलग अलग। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद फिर क्या करा, उसको स्टडी किया। जब हमें ज़रूरत पड़ी कि हमें इसकी ज़रूरत है, हमें देखना है, तो ये सब चीज़ें क्या करा हमने, उसमें फीड कर दी। ठीक है ना, तो सभी कैरेक्टर्स को क्या दिया जाता है, नंबर्स और कोड्स दिए जाते हैं। ठीक है, और फिर क्या करा जाता है, जो डेटा है उसको फिर प्रोसेस करा जाता है। ठीक है ना, ठीक है, तो ऐसे कई सारे जो कैरेक्टर्स हैं वो लिखे जाते हैं, उनको नंबर्स दिए जाते हैं, फिर उसको फीड कर दिया जाता है। फिर जब हमें फ्यूचर में उसको स्टडी करना होता है तो हम उसकी हेल्प ले लेते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है साइटोटेक्सोनॉमी। ठीक है, साइटोटेक्सोनॉमी, साइटो का मतलब ही किससे है, आपका सेल से। ठीक है, तो साइटोटेक्सोनॉमी का मतलब क्या हो गया कि साइटोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन पे बेस्ड है। साइटोलॉजिकल यानी कि सेल की अगर हम बात कर रहे हैं, हम अगर हम क्रोमोसोमल लेवल पर चले जाएं कि भाई क्रोमोसोम का नंबर कितने हैं, स्ट्रक्चर क्या है, बिहेवियर क्या है, अगर मैं इन सब की बात कर रही हूँ तो मैं किसकी बात कर रही हूँ, आपकी साइटोनॉमी, यानी कि हम क्रोमोसोम लेवल पर चेक करते हैं। ठीक है, डिटेल स्टडी ऑफ क्रोमोसोम। अब डिटेल स्टडी ऑफ क्रोमोसोम का मतलब है क्रोमोसोम का नंबर। क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी इसमें, क्रोमोसोम नंबर, ये कितने नंबर हैं क्रोमोसोम के। ठीक है, फिर जो क्रोमोसोम है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक है, क्रोमोसोम के नंबर कैसे हैं, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, इन सब चीज़ों को हम इसमें लेते हैं। ठीक है, और उसका बिहेवियर कैसा है, बिहेवियर कैसा, तो इन सब चीज़ों की क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं साइटोटेक्सोनॉमी में। ठीक है, कि कितने क्लोज रिलेटेड है, कितनी चीज़ें इनमें कॉमन है, क्या चीज़ें हैं जो अलग हैं, ये सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाता है कीमोटेक्सोनॉमी। ठीक है, कीमोटेक्सोनॉमी, अब कीमो का मतलब ही किससे होता है, आपका केमिकल्स से। ठीक है, अब अगर मैं कीमोटेक्सोनॉमी की बात कर रही हूँ, दैट मीन्स हम किसकी बात कर रहे हैं, हम उसमें केमिकल्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जो प्लांट है उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। ठीक है, ठीक है, कीमोटेक्सोनॉमी एज अ मेथड ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी इन द स्ट्रक्चर ऑफ सर्टेन कंपाउंड्स अमंग द ऑर्गेनिज्म बीइंग क्लासिफाइड। ठीक है ना, केमिकल्स ऑफ द बॉडी, दीज कंपाउंड्स आर कॉल्ड बायोकेमिकल एविडेंसेस। तो कहने का मतलब क्या है कि जो कीमोटेक्सोनॉमी है उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं कि जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन है प्लांट का उसको लेके चलते हैं। ठीक है, केमियोटेक्सोनॉमी में हम क्या कर रहे हैं, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन लेके चल रहे हैं प्लांट का, कि भाई वो क्या सिक्रीट करता है, क्या उससे हमें मिलता है, क्या केमिकल कंपोजिशन वो हमें प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब केमिकल्स तो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे स्पाइसेस हैं, ये सब क्या है, केमिकल्स ही तो स्पाइसेस हैं, क्या कहते हैं, जैसे लेटेक्स है, ठीक है, फिर जैसे मेडिसिन है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हमें जब प्लांट से मिल रही है तो ये हम क्या कर रहे हैं, उन प्लांट का केमिकल कंपोजिशन हम स्टडी कर रहे हैं कि केमिकल कंस्टिट्यूशन जो है वो क्या है। ठीक है, तो ये तो हो गया आप डिवीज़न की बात कि कैसे कैसे इन सबको डिवाइड किया गया था। ठीक है, ठीक है, क्लासिफिकेशन किस तरीके से हुआ। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके इंट्रोडक्शन में प्लांट के। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर यूकैरियोटिक एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग। बिल्कुल सही बात है कि जो प्लांट किंगडम में रखा गया था वो सारे के सारे क्या थे, यूकैरियोट्स थे और क्लोरोफिल कंटेनिंग थे। ठीक है, सेल वॉल, ठीक है, सेल्यूलोज की बनी थी। हाँ, सेल डिवीजन इनमें होता है, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं एंड ऑटोट्रॉपिक। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक है यानी कि क्लोरोफिल प्रेजेंट है। ठीक है,
और क्या फोटोसिंथेटिक प्रोड्यूसर, यानी कि फोटोसिंथेसिस इन सब में होती है। ठीक है, अब प्लांट बॉडी की बात करें तो थैलॉइड है या फिर और डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। ठीक है, और नॉन वेस्कुलर और वेस्कुलर भी हो सकती है। ठीक है, अभी इसको हम समझेंगे इसमें आगे समझते हैं इन पॉइंट्स को। फिर दो स्टेजेस उनकी लाइफ साइकिल की। ठीक है, एक आती है आपकी हैप्लॉइड और एक आती है आपकी डिप्लॉइड। ठीक है, एक गैमेटोफिटिक जनरेशन और दूसरी क्या है आपकी सेप्रोफिटिक जनरेशन। ठीक है ना, तो ये दो जनरेशन है इसकी। ठीक है, आगे फिर फर्दर डिटेल्स भी हम पढ़ेंगे इसकी। ठीक है, तो अब प्लांटिंग के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ये जो चीज़ मैंने अभी बोली ये भी आएगा आगे। ठीक है, इसमें हमने पढ़ना है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, ये चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। ठीक है, अब आ जाते हैं इसमें। इसमें एक एल्गी मेंशन नहीं करा हुआ है तो हम यहाँ पर एल्गी भी कर लेंगे। ठीक है, एक टेबल मैंने ली थी। तो अब अगर मैं बात करूँ इनकी ना, ठीक है ना, तो अब हम बात करें अलग अलग कि एल्गी है ब्रायोफाइट्स से टेरिडोफाइट्स से। ठीक है, एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ये 5 चीज़ें हैं जिनको हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर मैं बॉडी लेवल की बात करूँ तो यहाँ पे वैसे दिया नहीं हुआ है, तो अगर मैं एल्गी की बात करूँ तो एल्गी का मैं यहाँ पे लिख दूंगी। तो एल्गी क्या है आपकी थैलॉइड बॉडी है। ठीक है, एल्गी कैसी है थैलॉइड बॉडी, यानी कि इसमें थैलस होगा। ठीक है, अब थैलॉइड का मतलब क्या होता है, थैलॉइड बॉडी है। थैलॉइड का मतलब होता है कि जहाँ पर क्या है कि जो रूट है, स्टेम है, लीफ है, वो ट्रूली प्रेजेंट नहीं है, मतलब डिफरेंशिएशन नहीं है उसमें। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हो गया कि एल्गी में ट्रू रूट्स नहीं होती हैं। ठीक है, अगर मैं बॉडी लेवल की बात करूँ। ठीक है ना, और वहीं अगर मैं ब्रायोफाइट्स की बात करूँ तो ये भी क्या होते हैं आपके थैलॉइड होते हैं, यानी कि इनमें भी ट्रू रूट, स्टेम, लीफ प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, और वहीं अगर मैं टेरिडोफाइट्स की बात करूं तो टेरिडोफाइट में क्या होता है कि जो रूट स्टेम है वो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो इसमें हम लिख सकते हैं कि जो ट्रू रूट है वो प्रेजेंट है। ट्रू रूट स्टेम जो है प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट, ट्रू रूट स्टेम प्रेजेंट। और वहीं अगर मैं जिम्नोस्पर्म की बात करूं तो यहाँ पर भी ट्रू रूट और स्टेम प्रेजेंट होगा, और एंजियोस्पर्म में तो होगा ही होगा। ठीक है, अब वहीं मैं प्लांट बॉडी की बात करूं तो प्लांट बॉडी इसकी क्या है हैप्लॉइड रहती है। ठीक है, अगर एल्गी की मैं बात करूं प्लांट बॉडी की तो क्या होती है आपकी हैप्लॉइड होती है। ब्रायोफाइट की भी हैप्लॉइड होती है, टेरिडोफाइट की डिप्लॉइड होती है। ठीक है, जिम्नोस्पर्म की डिप्लॉइड होती है, और एंजियोस्पर्म की भी क्या होती है डिप्लॉइड होती है। ठीक है, और लाइफ साइकिल की बात करें या डोमिनेंट जनरेशन की बात करें हम, दूसरा जो पॉइंट ये वाला जो पॉइंट है डोमिनेंट जनरेशन कौन सी होती है, या फिर जो लाइफ साइकिल होती है वो कैसी होती है, उसमें मतलब कौन सी फेज डोमिनेट करती है। तो एल्गी में जो करती है वो आपकी गैमेटोफिटिक रहती है। ठीक है, ठीक है, एल्गी में कौन सी आपकी गैमेटोफिटिक है जो इसकी है। ठीक है, तो गैमेटोफिटिक है एल्गी में, और ब्रायोफाइट्स में भी गैमेटोफिटिक होती है, यानी कि इनमें जो डोमिनेंट जनरेशन है वो कौन सी होगी आपकी गैमेटोफिटिक रहेगी, और जो ब्रायोफाइट है इसमें भी डोमिनेंट जनरेशन कौन सी होती है आपकी गैमेटोफिटिक रहती है। ठीक है, लेकिन अगर मैं टेट्रोफाइट्स की बात करूँ तो यहाँ पर सेप्रोफाइट फिटिक हो जाती है डोमिनेंट जनरेशन, और जिम्नोस्पर्म में भी सेप्रोफिटिक हो जाती है, और सॉरी स्पोरोफिटिक हो जाती है, और एंजियोस्पर्म में भी स्पोरोफिटिक। तो जो टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म है इनमें तो क्या है जो डोमिनेंट साइकिल है वो कैसी है आपकी स्पोरोफिटिक है, और जो एल्गी और ब्रायोफाइट्स है इनमें कैसी है गैमेटोफिटिक है। ठीक है, ठीक है ना। हम्म, ठीक है, अब आ जाता है कि जो इंडिपेंडेंट फेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं। इसमें इंडिपेंडेंट फेज की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो गैमेटोफिटिक है वही इंडिपेंडेंट फेज होती है। ठीक है, और इसमें भी इंडिपेंडेंट फेज गैमेटोफिटिक की होती है। ठीक है, और यहाँ से सेम स्पोरोफिटिक जो फेजेज हैं ये क्या होती हैं आपकी इंडिपेंडेंट फेजेज होती हैं। ठीक है, इसमें तो दोनों ही है टेरिडोफाइट्स में। अब बात आती है वैस्कुलर सिस्टम की। ठीक है, वैस्कुलर सिस्टम की, वैस्कुलर सिस्टम, अब वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है, वैस्कुलर सिस्टम का मतलब क्या हो गया आपका, वैस्कुलर सिस्टम क्या हो गया यानी कि जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, तो वैस्कुलर टिश्यू या वैस्कुलर सिस्टम किसमें प्रेजेंट होगा,
तो ये जो एल्गी होता है इसमें जो वेस्कुलर टिश्यू है या वेस्कुलर सिस्टम है ये कैसा होता है आपका, absent होता है, नहीं प्रेजेंट होता। ठीक है, ठीक है बच्चों। इसमें एल्गी में जो वेस्कुलर सिस्टम है वो कैसा है आपका, absent नहीं होता। ठीक है, और वहीं अगर मैं ब्रायोफाइट की बात करूँ तो इसमें भी वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता। ठीक है, लेकिन टेरिडोफाइट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर वेस्कुलर सिस्टम मिलता है। जिम्नोस्पर्म में भी वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिलता है और एंजियोस्पर्म में भी वेस्कुलर सिस्टम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है ना, इतना समझ में आया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे डिवीजन थैलोफाइटा में यानी कि एल्गी में। ठीक है, तो ये जो एल्गी शब्द था, जो थैलोफाइटा वर्ड है एल्गी, ये दिया गया था आपका लीनियस के द्वारा। ठीक है, जिसका मतलब होता है आपका सीवीड। ठीक है, अब आ जाते हैं कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। ठीक है, तो अगर हम एल्गी के कैरेक्टर्स की बात करें तो भाई एल्गी के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। ठीक है, डिटेल हम थोड़ा सा इसका कल ही करेंगे, तो आई थिंक मुझे लग रहा है ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कैरेक्टर्स क्या क्या हैं इसके। ठीक है, तो क्लोरोफिल बियरिंग है, जाहिर सी बात है क्लोरोफिल कंटेंट रहेंगे और क्लोरोफिल होने की वजह से ही प्लांट के अंदर इनको रखा गया है। ठीक है, अब क्लोरोफिल है तो ऑटोट्रॉपिक भी होंगे भाई। थैलॉइड बॉडी है, जैसे कि अभी हमने कहा था कि थैलॉइड बॉडी है यानी कि जो ट्रू बॉडी सिस्टम है, मतलब कि रूट स्टेम और लीव्स ये प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, यूनिसेलुलर हो सकती है बॉडी और मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। ठीक है, इनमें क्या है, वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट नहीं होते यानी कि जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, हाँ, अभी यहाँ से बच्चों हम अगली क्लास में करेंगे, तो इसको अभी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आई होप आज का जो भी लेक्चर रहा होगा ये आपको समझ में आया होगा। तो इसी तरीके से बच्चों पढ़ते रहिए, और अगर आपके कोई भी डाउट्स रहते हैं तो आप हमें भेज सकते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। बाय बाय।